मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। मेरा शौहर मुझ पर शक करता था। ससुराल वालों ने मेरे शौहर को मशवरा दिया कि वो मुझे गंजा करा दे। मेरे ससुराल वाले मुझे कभी घर से बाहर न जाने देते। मैं शौहर को यकीन दिलाती कि मैं सिर्फ आपकी अमानत हूँ, लेकिन कोई मुझ पर भरोसा न करता। आज मेरे ससुराल वालों ने घर में नाई बुलाया और मुझे जबरदस्ती पकड़कर गंजा कर। मेरी शादी निहायत ही हैंडसम अमीर ज़ादे से हुई थी। मेरा शौहर बिल्कुल मेरे सपनों के शहजादे जैसा था। मेरा नाम निमरा है। मैं एक हसीन शर्मीली मगर गरीब लड़की हूँ। एक बार नजर उठाकर देख लेता तो मुड़कर जरूर देखता। मेरी अम्मी ने हमेशा यही कहा था कि तुम्हें कोई शहजादा ही ब्याने आएगा। इनकी बात सुनकर तो मैं हंसकर कहती, अम्मी, इन टूटी फूटी गलियों में, इन कच्चे खस्ताहाल मकानों में लड़कियों को शहजादे नहीं बल्कि पक्की उम्र के मर्द आते हैं, जो अपनी जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए औरत के ख्वाबों के सारे रंग चुरा लेते हैं। सारी हकीकत जानने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई उम्मीद तो थी ही दिल में। कभी तो मैं चुपके चुपके किसी शहजादे के सपने देखने लगी थी। ये हुई कि कोई रिश्ते वाली शकीला ना जाने शहजादे कहाँ से पकड़ लाई। मेरे लिए रिश्ता लाया गया, बात पक्की हुई और मैं रुखसत होकर अपने शौहर के घर आ गई। मेरा शौहर हैंडसम भी था और अमीर भी। इन्हीं दो चीज़ों को मैंने हमेशा ख्वाहिश की थी, मगर मुझे मालूम ही नहीं था कि खुशगवार जिंदगी के लिए मर्द की तीसरी चीज़ होनी ज़रूरी है, वो है एतबार। लेकिन जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं खूबसूरती की मूरत दुल्हन बनी बैठी थी। मैंने हमेशा अपने हुस्न पर बहुत मान किया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये हुस्न ही मेरा इम्तिहान बन जाएगा। कमरे में दाखिल हुआ वो पूरे कमरे के चक्कर काटता रहा। इसकी वजह मैं समझने से कासिर थी। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, निमरा, तुम तो बहुत हसीन हो। अपने शौहर की बात सुनकर मैं मुकम्मल तौर पर खुश भी न हो पाई थी कि उसकी अगली बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो बोला, तुम जानती हो मुझे हसीन चेहरों से बहुत नफरत है। चलो उठो, मुंह धोकर आओ। कब उतार कर अपने चेहरे पर से बाथरूम में जाकर बहुत रोई। इतना रोई कि मेरी आंखें सूज गई थी। जब मैं बाहर आई तो मेरा शौहर मेरा इंतजार कर रहा था। उठकर मेरे पास आया, हाथ से पकड़कर चेहरा उठाया और बोला, बहुत रोकर आई हो तुम। लगता है पीछे रह जाने वाले आज तुम्हें बहुत याद आ रहे हैं। शौहर की बात सुनकर मैं गुम हो गई थी। मैं अपनी सफाई में कुछ ना बोली थी। फिर ये तो मामूल ही बन गया था। मेरा शौहर सारा दिन मुझ में ऐब तलाश करता रहता। जब ऑफिस जाता तो समीर की खालाजाद बहन आमना मेरे पीछे पड़ जाती। मेरे सजने संवरने पर पाबंदी लग गई थी, लेकिन मुझे सजने की बहुत शौक था। जैसे ही मेरा शौहर ऑफिस जाता मैं खूब तैयार होती। मेरी सास भी मुस्कुरा देती, लेकिन आमना मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखती रहती। मैं भी इसे जलाने की खातिर खूब गहरे रंग के कपड़े पहन के सामने आती। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक तैयार हो रही थी कि समीर ऑफिस से जल्दी लौट आए। मेरे तो उन्हें देखकर सुन ही रह गई थी। मुझे तो यूं सजा सवारा देखकर समीर तो जैसे पागल ही हो गया था। उसने पूरे घर की तलाशी ली, किचन, बाथरूम, स्टोर रूम, यहाँ तक कि छत भी देखी। फिर हमारे बेडरूम में घुसकर बेड के नीचे दरवाजे के पीछे कुछ तलाशते रहे। तंग आकर पूछ ही लिया कि किस चीज को ढूंढ रहे हैं। वो चिल्लाकर बोले, तुम्हारे आशना को। इसकी बात सुनकर तो मैं ठहर सी गई थी। मुझे तब समझ में नहीं आया था कि वो ऐसी बहकी बहकी बातें हरकतें क्यों करते हैं। इनको तो शक की बीमारी थी। मैंने आमना की जानिब देखा था तो वो बड़े मजे से मुस्कुरा रही थी। मैं जान गई थी इन सब के पीछे आमना का ही हाथ लाजमी है। मैंने रो रो कर इन्हें अपनी शराफत का यकीन दिलाया, मगर वो मेरी एक ना सुनते। अक्सर मुझसे कहते कि तुम इतनी हसीन हो, न जाने कितनों को पीछे लगाया होगा, यानी मेरे हुस्न ही मेरी सजा है था। अगर मैं एक आम सी सूरत की लड़की होती तो शायद समीर मुझ पर कभी शक न करते। उन्होंने मेरे लंबे नाखून भी कटवा दिए। वही रंग पहनने की इजाजत थी, सफेद और सिया। मेरे सजने संवरने से लेकर ढंग के कपड़े पहनने ओढ़ने तक पाबंदी लग चुकी थी। मैं चुपके चुपके रोती रहती। अम्मी का घर, पुराने मोहल्ले, सब बहुत याद आता था। लेकिन मैं भी कसम खा रखी थी कि अपने शौहर को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाकर ही रहूंगी। मैंने खुद को समीर के रंग में ढाल लिया था। हमारी शादी के बाद इतने अजीब वाकयात हुए थे कि हम एक दूसरे को समझ ही ना सकते। मुझे समीर के रूटीन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो किधर जाता था, कहाँ रहता था, दो दो दिन तक घर को क्यों नहीं आता था, फिर अचानक से आकर मुझ पर हमला कर देता था। आमना मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी, मुझे कुछ भी तो मालूम नहीं था। एक दिन समीर को घर से गए हुए तीसरा दिन था। मैं इनके लिए परेशान भी रही जब अचानक उसका एकदम दोस्त हमारे घर आ गया। इसने मुझे दरवाजे पर ही बता दिया था कि समीर ने आपके लिए पैगाम भेजा है। मैंने उसको घर में बुला लिया। आमना ने मुझसे कहा कि मैं समीर को पैगाम सुनूं, नाकर लाती है। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि आमना को मुझ पर रहम तो आया। हम दोनों सोफे पर बैठकर देखते ही देखते समीर के दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। मैंने आमना को मदद के लिए आवाज दे दी, मगर वो ना आई। तभी एक मर्दाना आवाज आई, उजैर, तुम आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समीर को देखकर मैं घबरा गई। इसका दोस्त बाहर भाग गया, लेकिन मैं समीर के हाथ चढ़ गई। इसने मुझे जानवरों की तरह पीटना शुरू कर दिया था। वो
उसके साथ अपना मुंह काला कर रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आई? आज मैं तुम्हें मारकर ही छोड़ूंगा। समीर मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। समीर रुको, ये तुम क्या करने जा रहे हो? दरवाजे से दाखिल होती मेरी सास जल्दी से आगे बढ़ी और समीर को मुझसे दूर किया, पर आमना भी मेरे सास के साथ बाहर आई थी। समीर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि ये मेरे मुंह काला कर रही थी। मैंने झट से सारा माजरा सुना दिया, ये भी बता दिया कि मैं और आमना दोनों ही घर में मौजूद थे। मैं अकेली नहीं थी। आमना उछल पड़ी, तुम पागल तो नहीं हो? मैं तो शॉपिंग पर गई थी। मेरी सास भी खामोश रही। मैंने दुहाई दी, आंटी सच बोलिए, बताएं कि मैं आपके साथ नहीं थी। मगर आंटी ने चुप्पी नहीं तोड़ी। मैं हैरान खड़ी उनका मकरू वाले चेहरों को ताकती रही। समीर मुझे जान से मार देना चाहता था, जबकि मेरी सास ने तो मशवरा दिया कि मारने के बजाय इसको गंजा कर दूं। ना सर पर बाल होंगे और ना ही कोई इसकी जानिब देखेगा। मैं चीखती रही, मगर आमना और मेरी सास ने मुझे मजबूती से पकड़ा हुआ था, जबकि समीर कैंची पकड़े मुझे बेदर्दी से गंजा कर रहा था। मेरे बाल कटवाकर मुझे लॉन में छोड़कर अपने अपने कमरों में चले गए। वहीं मैं रोते सिसकते न जाने कब मेरी आंख लग गई। मुझे कुछ खबर न हुई। रात के आखिरी पहर में होश में आई और उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ती, लेकिन कमरे से आमना और समीर की आवाज सुनने मेरे कदम थम गए थे। समीर, मैं तो पहले दिन से ही तुम्हें कह रही थी कि इस लड़की को एतबार न करना। वो लड़की अच्छे किरदार की नहीं है। मुझे आमना की बातें से अजीब सी वहशत हुई थी। वो मेरा घर उजाड़ना चाहती थी। खामोशी से पलट गई। मुझे मालूम हो चुका था कि इस घर में मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, मगर क्या ये कैसे इंसान थे? मेरा शौहर, आमना या मेरी सास? इन तीनों में से मेरा दुश्मन कौन था? मैंने इनके मकरू चेहरों से नकाब हटाने का फैसला कर लिया था। मैं समीर पर कड़ी नजर रखने लगी थी, लेकिन कोई सबूत मेरे हाथ नहीं लगता था। मैं शदीद जहनी उलझन में थी। आईना देखती तो ऐसा लगता जैसे मैं पागल खाने से भागी हुई हूँ। सर मुंडा हुआ है, चेहरे पर जगह जगह जख्मों के निशान। मैं सारा दिन रोती रहती और अल्लाह से मदद मांगती रही। एक दिन मेरी सास और आमना दोनों शॉपिंग पर गई हुई थी। इनके जाते ही मैं इनके कमरों की तलाशी लेने के लिए गई, मगर दोनों के रूम लॉक थे। मुझे शदीद मायूसी हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने रूम में आकर हर चीज को मुख्तलिफ तरीके से जायजा लेने लगी। कपड़ों की अलमारियां तक मैंने खोल कर डाल दी, पर तिजोरियों को तो ताले लगे हुए थे। दीवार पर लगे फ्रेम को उतार कर देख रही थी। एक बड़े से फ्रेम के पीछे से मेरी सास की तस्वीर निकली। कोई इनकी जवानी के दिनों की तस्वीर थी। हाथ में नन्हा सा बच्चा था, लेकिन वो किसी मर्द के साथ खड़ी थी, मगर ये मर्द समीर के वालिद तो नहीं थे। लॉन में मेरी सास की तस्वीर जिस मर्द के साथ लगी थी, वो तो कोई और थे। इस तस्वीर के अंदर जरूर कोई ना कोई राज होगा। मुझे लगा कि मैंने वो तस्वीर नहीं, कोई बहुत बड़ा सुराग ढूंढ निकाला है। सब कुछ वैसा ही करके मैंने फ्रेम में सेट किया और खुद को नॉर्मल जाहिर करने लगी। समीर हस्बे मामूल घर में दाखिल हुआ और हर चीज की तलाशी लेने लगा। इसने मुझसे मोबाइल भी छीन लिया था। वो मेरे ख्वाबों का शहजादा था, मगर मुझे इसकी वजूद से नफरत हो गई थी। वो मेरे पास आकर बैठता तो मेरी सांस रुकने लगती थी। अब तो सब कुछ नॉर्मल था। एक शौहर शक्की था, शक में बीवी पर कभी कभार हाथ भी उठा लेता था। एक माँ उसकी बहन की बेटी अपने काम से काम रखती थी, मगर सब कुछ इतना भी नॉर्मल नहीं था जितना नजर आता था। पर्दे के पीछे बहुत सारे राज छुपे थे। एक रात समीर को फिर से शक का दौरा चढ़ा था। इसने मुझे मार पीट कर कमरे से निकाल दिया था। मैं लॉन में सोफे पर आकर लेट गई। आधी रात गुजरी होगी कि मैंने आमना को अपने कमरे से निकलकर समीर के कमरे में जाते हुए देखा था। इस बात पर मुझे बहुत शक हुआ था कि आमना मेरी और समीर की लड़ाई के बाद इसके नजदीक होने की कोशिश करती है, लेकिन वो आमना से ज्यादा खुलकर बात नहीं करता था। आमना के जाते ही मैंने दरवाजे पर खड़ी हो गई थी। अंदर से समीर और आमना की आवाज आ रही थी। समीर, इस निम्रा को कब तक ठिकाने लगाओगे और इससे जान छुड़वा लो। ये बदकिरदार लड़की है, तुम इसे नहीं जानते। मेरे लिए सब इतना आसान नहीं है। मैं निम्रा को ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो बदकिरदार है, ये मानने को मेरा दिल नहीं मानता। समीर का जवाब सुनकर मेरी आंखों में नमी उतर आई थी। आमना ने कहा, हाँ तो तुम फिर अपनी जिंदगी एक बेवफा लड़की के साथ गुजारो। तुम्हारा किस्सा फिर से दोहराया जाएगा, जहाँ फिर एक नए समीर को जन्म दिया है। आमना का लहजा जहन में डूबा हुआ था। मुझे नफरत है दुनिया की हर औरत से। निकल जाओ मेरे कमरे से। मैंने कमरे में जाना मुनासिब नहीं समझा। समीर का जुनूनी आवाज से मुझे बेचैनी हो रही थी।
मुझसे मजीद खड़ा नहीं हुआ गया तो मैं अपनी सास के कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। उनके कमरे से भी आवाजें आ रही थी। सेठ साहब, जो बोया था वही काट रही हूँ। बस काटते काटते हाथ लहूलुहान हो गए हैं और दिल छलनी छलनी। एक पल भी सुकून का मैसर नहीं है। समीर की हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही है। आमना ही है जो इसे संभाले हुए है। मुझे तो लगता है अगर आमना यहाँ मेरे पास नहीं होती तो अब तक तो समीर मेरे खून से अपने हाथ रंग चुका होता। अपनी सास की बातें सुनकर मैं शदीद खौफ से मुब्तला हो गई। मैं जल्दी से सोफे पर बैठ गई। अगली सुबह हवेली में अजीबोगरीब सरगर्मियां हो रही थी। मैं डरी सहमी एक एक चीज को गौर से परख रही थी। सारा दिन हवेली में खौफ नाच रहा था। शाम हुई तो मैं तीसरी मंजिल की छत पर चली गई। यहाँ मैं पहले भी कई बार आई थी, लेकिन आज मैं हर चीज का जायजा ले रही थी। तभी किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। आज फिर मेरी दुर्गत बनती। अब तो मेरी सास को भी चीखने की आवाज आने लगी थी। मैं जल्दी से नीचे आई, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका। मैं रूम में आकर बैठ गई। मुझे शदीद रोना आ रहा था, लेकिन समीर की मौजूदगी में मैं रो ना सकी। वो बड़े मजे से टीवी देख रहा था। समीर के मोबाइल पर किसी की कॉल थी। किसी से बात कर रहा था कि अचानक परेशान होकर बाहर निकला। मैंने खिड़की से देखा तो वो गाड़ी में बैठकर घर से जाते हुए दिखा। मैंने जल्दी से अलमारी खोली। अलमारी में सबसे पहले जिस चीज पर मेरी नजर पड़ी वो समीर का शनाख्ती कार्ड था। मगर ये क्या? शनाख्ती कार्ड समीर का था, शक्ल भी इसी की थी, मगर वहां दर्ज नाम शहरियार अंजुम था। यानी समीर ने अपना असली नाम भी मुझसे छुपा कर रखा था। वह ऐसा क्यों कर रहा था ये मैं नहीं जानती थी। समीर की अलमारी पैसों से भरी पड़ी थी। इसके अलावा मुझे और कोई सुराग न मिला। मैं इतना तो जान गई थी कि समीर, आमना और मेरी सास फ्रॉड है, लेकिन इनकी हकीकत मुझसे अब तक छुपी हुई थी। इन सबके सामने मैं लाचार मिस्कीन थी जिससे इनको कोई खतरा नहीं था, मगर वो नहीं जानते थे कि असल खतरा मैं ही हूँ। मैंने इनको बेनकाब करने के लिए हर हद तक खुद से लड़ने का फैसला किया। मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। शेफ खाना बनाकर चला गया तो मैंने खाने में नींद की गोलियां डाल दी। ऐसा करते हुए मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, लेकिन मैं कर गुजरी। इन तीनों ने रात का खाना बड़े शौक से खाया था। कुछ देर बैठे बातें करते रहे, फिर उठकर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मैंने आधा घंटा इंतजार किया ताकि वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो जाएं। मेरा एक एक मिनट बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। घड़ी पर आधा घंटा जैसे ही गुजरा, मैं सबसे पहले आमना के कमरे की जानिब बढ़ी। वो बेसुध सो रही थी। मैंने इसके कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। एक एक चीज उलट पुलट कर कर देख रही थी। ऐसा करते हुए मेरे हाथ जोर जोर से कांप रहे थे। मैंने आमना की अलमारी खोली। कपड़े बिखरे पड़े थे, लेकिन साइड पर मेरी तस्वीरें थी। मैं वो तस्वीरें देखकर हैरान रह गई। एक तस्वीर में मेरे साथ एक लड़का खड़ा था। वो लड़का मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। कभी कभी स्कॉच गेम खेल रहा था तो कभी डिनर कर रहा था। शॉपिंग करते हुए मेरे साथ वो लिबास भी पसंद कर रहा था। मैं तो लरस सी गई थी। ये मैं ही थी, मगर मेरी बेबसी भी आंखों में उभरने वाले आंसू पीकर मैं अपने मिशन में लग चुकी थी। इस लड़के के अलावा भी बहुत सारे लड़कों के साथ मेरी तस्वीरें आमना की अलमारी में पड़ी थी। मगर क्यों? आमना के कमरे की चीजें सेट करके मैं अपनी सास के कमरे में दाखिल हो चुकी थी। अपनी सास की अलमारी से मुझे अजीब सी मालूमात मिली। एक डायरी थी जिस पर बच्ची की लिखाई में लिखा गया था, मुझे अपनी माँ से नफरत है। दूसरे सफ़े पर लिखा था, मुझे मेरे बाबा की बहुत याद आती है, अपने डैड बहुत बुरे हैं। आगे आगे राज खुल रहे थे। मुझे औरत से नफरत है, औरतें बेवफा होती हैं, मेरी माँ ने मेरे पापा को चीट किया था। सब कुछ साफ साफ दर्ज था। मैं भी डायरी से और ही मालूमात समेट रही थी जब अचानक किसी ने मेरे कंधे को हिलाया था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़कर देख सकूं। मैं पत्थर का बुत बनकर खड़ी रही थी। 2 हाथ आगे बढ़े। वो जमीन पर बिखरे हुए कागजात को जल्दी जल्दी समेटने लगे। वो हाथ किसी और के नहीं, समीर के थे। इसके साथ अलमारी में रखकर
वो मुझे बाजू से खींचता हुआ बाहर ले गया। रूम का दरवाज़ा बंद करके इसने फिर से मेरे पर हाथ उठाया और मुझे अपने कमरे में ले गया। मेरी हालत बिल्ली के शिकंजे में फंसे कबूतर के जैसी थी। वो अजीब अजीब बातें करता चला जा रहा था। मैं शदीद घबराई हुई थी, इसलिए मुझे कुर्सी पर रस्सी के साथ बांध दिया था और खुद सोने चला गया। मुझे यकीन है तुम ये रस्सियां खोल नहीं पाओगी, तो मुझे छोड़कर नहीं भागोगी। मेरे सर में दर्द है, मुझे सोना है। इसकी बातें सुनकर मैं सारी रात रोती रही, अल्लाह से मदद की फरियाद करती रही। मुझे नहीं मालूम था कि कल क्या होगा। दुआ करते करते अचानक मेरी आंख लग गई। आंख तब खुली जब मुझ पर किसी ने ठंडा ठंडा पानी गिराया। मेरे सामने मैं तो बकरी और आमना शेरनी बनी खड़ी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद की गोलियां देने की? वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर चिल्लाती रही। फिर जब साइड पर हुई तो मेरी सांस आगे बढ़ी। जी बेटा, क्या क्या मालूमात हासिल कर लिया आपने? वो अपने फरेबी लहजे में बोली। तुम सबकी हकीकत है, तुम सब मेरे दुश्मन हो, धोखेबाज हो। मैं चीख रही थी। आराम से, ज्यादा चिल्लाओ नहीं, कुर्सी पर बनी बैठी हो, कुछ तो तरस खाओ खुद पर। मेरी सास बोलती जा रही थी। देखो तुम्हें कितना सच मालूम हो गया है। मैं तो तुम्हें सब तफसील से बताती हूँ, गौर से सुनो। लेकिन पहले इसके हाथ खोलो, इसे साफ करो। इन्होंने समीर की तरफ इशारा। समीर मेरे हाथ की रस्सियां खोल दी थी। मेरी सास आगे चलने लगी और मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं भी उनके पीछे चलते चलते उनके बेडरूम में दाखिल हो चुकी थी। सोफे पर बैठकर उन्होंने मुझे भी बैठने को इशारा किया। मैं भी बैठ गई। देखो निम्रा, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम्हें लगता है मैं चाहती हूँ कि समीर तुम्हें मारे पीटे, मगर ऐसा नहीं है। मुझे तुम बहुत अजीज हो, बिल्कुल अपने बच्चों जैसी लगती हो। वो बोलती जा रही थी और मैं खामोशी से सुनती जा रही थी। समीर को औरतों से नफरत अपनी माँ की वजह से हुई है, यानी मेरी वजह से। मैंने समीर के बाप को धोखा दिया था। मैंने इनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मेरे और समीर के बाप की मोहब्बत से शादी थी। समीर की पैदाइश के बाद मैंने समीर के बाप के दोस्त के साथ गलत ताल्लुक बढ़ा लिए। मैं इतना गिर गई थी कि हम हर रोज मिलने लगे थे। 6 साल तक मैंने समीर के बाप को धोखे में रखा, मगर मर्द बेवफाई की बू सूंघ ही लेता है। इसके बाप को भी मुझ पर शक हो गया था, मगर कोई सबूत इसके हाथ नहीं लग सका था। 6 साल की बेवफाई के बाद मैं थक गई थी। मैंने समीर की उंगली थामी और इसे लेकर घर से भागकर सीधे उसके दोस्त के घर आ गई। मैं यहाँ साल भर रही। फिर एक दिन हिम्मत करके खुला का नोटिस इसके बाप को भेज दिया। 3 दिन बाद तलाक के कागजात के साथ एक खत भी आया था। इस पर लिखा था कि मैं तुम्हें कभी तलाक न देता, मगर तुम ये जो हराम और गुनाह की जिंदगी गुजार रही हो, ये मुझे गवारा नहीं। अब जिसके साथ भागी हो शादी भी कर लेना। मैंने इद्दत पूरी करी और शादी कर ली। न जाने वो खत कैसे समीर के हाथ लग गया था। इसने वो खत पढ़ लिया और बाप के अल्फाज इसके जहन में बैठ गए थे। वो मुझसे अक्सर कहता कि आप गुनाह की जिंदगी गुजार रही हैं, आपने मेरे बाप को धोखा दिया है। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, इसका जुनून बढ़ता चला गया। वो तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। डॉक्टर ने बताया कि किसी की जान भी ले सकता है, इसलिए मैंने इसके पहले बाप यानी सेठ साहब को अमेरिका भेज दिया था। समीर का असली नाम तो शहरियार अंजुम था, मगर इसने अपना नाम भी बदल दिया। कहता था इस नाम से तो मेरा बाप पुकारते हैं, आप मत पुकारें। मेरी सास बताती जा रही थी और रोती जा रही थी। इसकी बिगड़ती हालत के पीछे मैं आमना को यहाँ ले आई। आमना और समीर की खूब दोस्ती हो गई थी। अगर आमना ना होती तो मैं अब तक जिंदा ना होती। और जहाँ तक बात है तुम्हारे सिर मुंडवाने की, तो मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए सब किया था, नहीं तो यहाँ तुम्हें जान से मार देता। मैं जानती थी समीर को मेरी सास खामोशी हुई तो मैं बोली, और वो मेरी नकली तस्वीरें बनाई गई तरह तरह के लड़कों के साथ। वो मेरी सास मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। कौन सी तस्वीरें? वो जो आमना की अलमारी में पड़ी हैं। मेरे गुस्से से कहा, ऐसी तो कोई तस्वीर नहीं है। मुझे मालूम हो चुका था कि आमना की चाल है। मेरी सास ने आमना को बुलाकर पूछा तो आमना साफ मुकर गई। सब कुछ साफ हो चुका था। ये सब किया धरा आमना का था, लेकिन मेरी सास की आंखों पर उसकी मोहब्बत की पट्टी बनी हुई थी। जहाँ तक तुम्हारी बात है, उससे मैंने तुम्हारी शादी इसलिए करवाई थी कि तुम बहुत मासूम और हसीन हो। मुझे लगा था कि मेरा समीर तुम्हें पाकर खुश हो जाएगा, मगर हालात बिगड़ते जा रहे थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ। मेरी सास सब कुछ बताकर
उठकर बाहर निकल गई थी। मुझे समीर पर बड़ा प्यार आया था, वो तो इस सब में बेकसूर था। अब सब कुछ मेरी आंखों के सामने था, बस मैं समीर और मेरी सास को दिखाना चाहती थी। सारा दिन आप सब अपने अपने कमरों में खामोश बैठे थे। मैं लॉन में बैठी रही। रात को सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए। मैं सोफे पर लेट गई। मुझे यकीन था कि आज शाम फिर समीर के पास जाएगी आमना, लेकिन वो नहीं गई। यही 3 रातें मैंने लॉन्च के सोफे पर ही गुजार दी। आखिरकार चौथी रात मैंने आमना को समीर के कमरे में जानिब जाते देखा। मैं खामोशी से उठी और अपनी सास के कमरे की जानिब बढ़ गई और उनसे मैंने अपने साथ चलने को कहा। वो हैरान थी, मेरे साथ चल पड़ी। मैंने इन्हें खामोश रहने को कहा था। मैं इन्हें अपने बेडरूम के पास ले गई। मैं नहीं जानती थी कि आमना मेरी सास के खिलाफ आज कुछ बोलेगी या। आमना समीर से कह रही थी, समीर मेरी बात का यकीन करो, खाला ने अपनी जैसी ही बदकिरदार लड़की तुम्हारे लिए चुनी है ताकि तुम सारी जिंदगी इसका ध्यान करके गुजार दो और अपने शौहर के पास जाकर हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगी। वो मेरी खाला है, मैं अच्छी तरह इसकी नीयत को जानती हूँ। तुम इसको तलाक देकर मुझसे शादी कर लो, हम दोनों मिलकर खाला से तुम्हारा बदला ले लेंगे और वो तस्वीर मैं तुम्हें अक्सर लाकर दिखाती हूँ। क्या ये सबूत कम है? मैंने अपनी सास की तरफ देखा, वो रो रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये आमना है। हम दोनों कुछ भी कहे बगैर पलट के सुबह जैसे ही समीर ऑफिस गए, मेरी सास ने आमना को अपने पास बुलाया। वो हमेशा की तरह मेरी सास से चिपक रही थी, खाला खाला कह रही थी। मेरी सास ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। वो हैरान थी। इन्होंने तो बस इतना ही कहा कि वो सब कुछ सुन चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने आमना को धक्के देकर घर से निकाल दिया था। समीर को भी मेरी सास ने आमना की सारी असलियत बता दी थी। ये भी बता दिया कि वो तस्वीरें नकली हैं क्योंकि मैं तो एक गरीब घराने में से ताल्लुक रखती हूँ। इतने महंगे महंगे होटलों में कैसे जा सकती हूँ, फिर सकती हूँ। समीर के दिल में एतराफ़ किया कि उन्हें मेरी पाकदामनी पर पूरा यकीन है। ये तो उनका दिमागी मामला था जिसकी वजह से वो मेरे साथ बुरा सलूक करते थे। एक तो बचपन का गम, फिर 5 साल आमना जैसी दोस्त के साथ। इनका मसला और भी बढ़ गया था। हमें साथ ही डॉक्टर से इनका इलाज करवाना शुरू किया। अब मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। समीर निहायत अच्छे और ख्याल रखने वाले शौहर साबित हो रहे हैं। कभी कभार समीर को शक का दौरा पड़ जाता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो मुझसे माफ़ी मांग लेते हैं। इनका इलाज चल रहा है, उम्मीद है एक ना एक दिन ये बेहतर हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।